Hello everyone, my name is Shabnam Ahmed and welcome to SB Academy classes। ये रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने ये देखा है रिलेशंस क्या होते हैं एंड उसमें स्पेशल टाइप इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमने अभी तक देखा है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है सेट किया है कि किसके ऊपर हमें ये रिलेशन बनाना है। तो से अपने पास एक सेट है एस जिसमें है ऑल लाइंस इन आर, कि हमारे ऊपर एक स्पेस है R2 मतलब जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और इसमें जितने भी लाइंस हैं उन सब का रिलेशन है। वो एक सेट है जिसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। हमारे पास रिलेशन है R L1, L2 such that L1 is parallel to L2। इस वाले रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स हैं, लाइंस की बात चल रही है कि कोई भी लाइन है और वो रिलेटेड तब है जब वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये वाला साइन होता है पैरेलल का, और वो लाइंस किसको बिलोंग करनी चाहिए? इस सेट को बिलोंग करनी चाहिए। मतलब वो लाइंस इस रिलेशन के ऊपर आनी चाहिए, मतलब इस 2D के ऊपर आनी चाहिए। तो स्टेप 1 है हमारे पास कि हमें ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव हमने क्या देखा था कि कोई भी लाइन, कोई भी एलिमेंट जो इस सेट में है वो इसमें रिलेटेड होना चाहिए। तो सपोज हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं N1 जो इस L को बिलोंग करता है। ये जो साइन है दिस स्टैंड्स फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास इस सेट में सबकी बात चलती है कि कोई भी जो लाइन है जो इस S1 को बिलोंग करती है। क्या आप कह सकते हो कि S1 और S1 पैरेलल है? मतलब हर लाइन खुद से पैरेलल होती है। हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं L1, अब इसी के ऊपर सेम लाइन ड्रॉ हो गई L1, तो हम कह सकते हैं ना कि L1 एंड L1 आपस में पैरेलल है। इसका मतलब L1 पैरेलल टू L1। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि L1, L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। देखिए, हमने सबसे पहले बोला कि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, मतलब हर लाइन खुद से रिलेटेड होगी, मतलब L1 और L2 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। और हमें ये पता है कि डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिविटी की, कि मतलब A, अगर बिलोंग कर रहा है मतलब ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है R, ये रिफ्लेक्सिव है किस पे? S पे। हम रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी सेट के ऊपर, तो साथ में ये लिखना जरूरी होता है कि कौन से सेट की बात चल रही है। ये हो सकता है वो कहीं पे रिफ्लेक्सिव हो, कहीं पे ना हो, तो ये देख के पता लगेगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। मतलब ये जो अपना रिलेशन हो गया, ये R, ये अपना रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि L1, L2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है। यही तो बात करते हैं ना कि अगर A, B बिलोंग करता है तो B, A बिलोंग करना चाहिए। मतलब हमने बोल दिया कि L1 और L2 इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, और L1 और L2 आ कहाँ से रहे हैं? इस सेट से आ रहे हैं। साथ में मेंशन करते हैं तो अच्छा होता है कि L1 और L2 इस सेट को आ रहे हैं। अब L1 रिलेटेड है L2 से, रिलेशन किसका है? पैरेलल का। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि L1 मेरा पैरेलल होगा L2 से। रिलेशन में है मतलब वो पैरेलल होंगे। अब मैं इसको घुमा के भी कह सकती हूँ, जैसे ये वाली लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब L2 L1 के पैरेलल है। बस घुमाई तो रहे हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं L2 पैरेलल टू L1। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो रिलेशन में आ गए कि मेरा L2 और L1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि रिलेशन कहता है कि वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। मतलब फर्स्ट वन शुड बी पैरेलल टू सेकेंड वन। और हमने दिखा दिया कि L2, L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन
which implies R is symmetric on S। ये जो रिलेशन R है पैरेलल का, ये सिमेट्रिक है S पे। साथ में सेट बताना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास ट्रांजिटिविटी। यहां पे भी सिमेट्रिक लिख देते हैं। हम क्या कहते हैं कि अगर a, b बिलोंग करता है, b, c बिलोंग करता है, तो a, c बिलोंग करना चाहिए। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड L2, L3 बिलोंग्स टू द रिलेशन। एक बार आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ट्रांजिटिव में हम ये कहते हैं कि अगर a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड b, c रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी करेगा। तो हमारा रिलेशन क्या था? पैरेलल का। हमने बोला कि L1, L2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड L2, L3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और ये L1, L2, L3 मेंबर्स किसके हैं? जो सेट था उसके। तो यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं ये तीनों इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब L1 और L2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब L1 पैरेलल होगा L2 के और L2 पैरेलल होगा L3 के। अगर इसको हम ऐसा एग्जांपल देखें, सपोज ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2 और ये एक लाइन है L3। कह रहे हैं कि L1 और L2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है, ये आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट L2 और L3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये भी पैरेलल है। तो इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो L1 और L3 है ये भी पैरेलल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3, और ये पैरेलल तो रिलेशन था, मतलब कि L1 और L3 इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, कि ये L1 और L3 आपस में पैरेलल होंगे। बट ये तो डेफिनेशन ट्रांजिटिव की हो गई कि a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है, तो a, c बिलोंग करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो रिलेशन R है वो मेरा ट्रांजिटिव है। किस पे? द सेट S पे। तो यहां से आ गया मेरा R ट्रांजिटिव है S पे। तो हमने देखा कि जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। किस पे? S सेट पे। तो इसका मतलब है कि R मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इक्विवेलेंस क्लास। या आपने कभी सैंपल पेपर्स या बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स देखे हो, वहां पे ये क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट क्लास क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं एक लाइन है मेरी L1 और मुझे उसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, मतलब मुझे ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो इस L1 के साथ कनेक्टेड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्लास ऑफ L1। रिलेशन क्या है? यही रिलेशन है। अब रिलेशन कहता है कि कौन सी लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास होगा L1 का, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कनेक्टेड है L1 से। मतलब L1 मेरा कनेक्ट होना चाहिए किसी एलिमेंट से, लेट इट बी L2, और L2 भी किसका मेंबर होना चाहिए? इस रिलेशन का, मतलब इस सेट का। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऐसे लाइंस जो कि पैरेलल है L2 से, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ नंबर और एन एलिमेंट इज ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कनेक्टेड, दैट आर रिलेटेड टू द एलिमेंट। अब L1 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? जो इसके साथ पैरेलल है, मतलब क्लास ऑफ L1 कंटेन्स ऑल द L2s सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ये एग्जाम्पल था हमारा एक इक्विवेलेंस क्लास का।
अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप तब तक इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक सेट है Z। Z क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव के नंबर्स 1 2 3 4, नेगेटिव के नंबर्स -1 -2 -3 विद 0। ध्यान रखना जो इंटीजर्स हैं उनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। जैसे 4 मान लिया, 4/1। ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है दे आर नोन एज इंटीजर्स। अब रिलेशन क्या है कि A, B मतलब एलिमेंट्स कैसे आएंगे A और B टाइप के, सच दैट A माइनस B का मॉड इवन है। मतलब जैसे कोई भी मैंने टर्म ले ली, सपोज मैंने A को मान लिया 4 और B को मान लिया 6। अब मैं 4 - 6 कर रही हूँ, दैट इज -2। -2 का मॉड प्लस का 2 इवन, यस, मतलब 4 इज रिलेटेड टू 6। अब जैसे मैंने ये कर लिया, A 4 ले लिया और B की वैल्यू मैंने 7 ले ली। A माइनस B क्या हो गया? 4 - 7 दैट इज -3। -3 का मॉड इज पॉजिटिव का 3 बट दैट इज ऑड, मतलब 4 इज नॉट रिलेटेड टू 7। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 रिलेटेड 7, इसका मतलब रिलेटेड है तो बीच में कट मार देते हैं कि 4 इज नॉट रिलेटेड टू 7। रिलेशन में ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करके मॉड करेंगे तो वो मेरा इवन होगा। अब आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, इवन का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। तो इसको अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, A माइनस B इज डिविजिबल बाई 2। सेम क्वेश्चन होता है बट अब 2 की जगह कोई और नंबर्स भी आ सकते हैं। सपोज 3 आ जाए, 4 आ जाए। 4 वाला एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि A माइनस B का मॉड इज डिविजिबल बाई 4 और रिलेशन अपने पास यही होता है। हम इसमें से 2 वाला ट्राई करते हैं जब डिविजिबल बाई 2 होता है। आप इसका सेम ट्राई कर सकते हैं फॉर 4। तो इसमें हम देखते हैं, हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये मेरा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो स्टेप 1 होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बात करते हैं कि हर नंबर खुद से कनेक्ट होना चाहिए। अब सेट क्या है? इंटीजर्स, मतलब हर इंटीजर खुद से कनेक्ट होगा। तो सपोज मैं कोई भी एक इंटीजर मान लेती हूँ, लेट Z बिलोंग्स टू A। कैपिटल Z को मैंने इंटीजर लिया तो मैंने डिनोशन के लिए स्मॉल z ले लिया। अब Z मेरा इंटीजर है, मतलब अगर मैं Z माइनस Z करूंगी, यहां पर मैंने कोई भी नंबर ले लिया Z इंटीजर। अब मैं Z में से Z को माइनस करूंगी, 0 आएगा। अब मैं 0 का मॉड करूंगी तब भी 0 ही आएगा, मतलब Z माइनस Z का मॉड करेंगे 0 आएगा। अब क्वेश्चन है कि जो आंसर है मतलब 0, क्या 0 इवन नंबर है? यस, 0 एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 0 मेरा बिलोंग करता है इवन नंबर्स को, या फिर इसको लिख सकते हैं 0 इज डिविजिबल बाई 2। इवन का यही मतलब होता है ना कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि Z, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Z माइनस Z का मॉड इज इवन, मतलब Z, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। मतलब मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ इस सेट का, वो बिलोंग करेगा इस रिलेशन को A, A टाइप्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा रिलेशन है R, वो मेरा रिफ्लेक्सिव है किस पे? A पे, एंड A इज Z, तो मैं भी Z ही लिख देती हूँ कि मेरा जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है Z पे। नेक्स्ट स्टेप इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में हम बात करते हैं कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो लेट यही कर लेंगे कि हमने दो नंबर्स लिए हैं, सपोज z1 और z2 कोई नंबर्स हैं इंटीजर्स, कि दो हमने इंटीजर्स ले लिए z1 एंड z2। अब हमें ये बोलना होता है कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है, मतलब सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा इफ z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। इफ की जगह हम लेट्स लिख सकते हैं कि z1 और z2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब रिलेशन क्या है कि a माइनस b का मैं मॉड करूंगी तो इवन आएगा, तो यहां से मैं कह सकती हूं कि z1 माइनस z2 का अगर मैं मॉड करूंगी तो वो इवन होगा। और इवन का मतलब क्या होता है कि वो 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रही हूँ कोई भी नंबर है, सपोज 15 मेरा 3 से डिविजिबल है, मतलब 15 का एक फैक्टर होगा 3। जैसे अगर मैंने बोला 25, मैं कह रही हूँ 25 मेरा डिविजिबल है 5 से, तो मैं 25 को 5 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ। आपको पता है 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो जब हम किसी नंबर को 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं या फिर n इंटू समथिंग लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो नंबर इससे डिविजिबल है। जैसे अगर मुझे लिखना है कि मेरा कोई नंबर है 4, वो मेरा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या मैं 4 को 2 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ विदाउट एनी अदर थिंग। डिवीजन एल्गोरिथम पे बात चल रही है यहाँ पे। अगर मैं 4 को 2 इंटू n लिख सकती हूँ, मतलब ये मेरा डिविजिबल होगा। जैसे 5 है, क्या मैं 5 को 2 इंटू समथिंग लिख सकती हूँ और ये इंटीजर होना चाहिए? नहीं, हमें पता है कि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साथ में कोई टर्म आ रही है, मतलब 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब हम कह रहे हैं कि z1 माइनस z2 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि z1 माइनस z2 का जो मॉड है उसको मैं 2m लिख सकती हूँ, और m क्या होगा? इंटीजर। कोई भी आप नंबर सोच लीजिए, जैसे मैंने एक नंबर सोच लिया, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, एक नंबर सोच लिया 10, एक नंबर सोच लिया 5, 6 मान लेते हैं। अब z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा? 4। क्या मेरा 4 2 से डिविजिबल है? यस। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल्स टू 2m। अब यहाँ पे मॉड साइन है। मॉड आपको पता होगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, तो जब मॉड दूसरी साइड जाता है उसको हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस, कि वो प्लस भी हो सकता था और वो माइनस भी हो सकता था। तो यहां से मैंने मॉड रिमूव करके प्लस माइनस कर दिया। अब मैं इसको घुमा सकती हूँ, मैं इसको z2 माइनस z1 लिख सकती हूँ। तो मैंने एक माइनस साइन कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया z2 माइनस z1। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो माइनस साइन है माइनस z2 होगा, और जब माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस z1 होगा, मतलब इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये माइनस साइन उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2m। अब इस माइनस प्लस m को मैं सपोज n लिख देती हूँ अभी, तो ये हो गया z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 2n। अब मॉड पे लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 2n। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि z2 माइनस z1 का जो मॉड है वो 2n लिख सकते हैं, बट इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो 2 से डिविजिबल है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब z2 कॉमा z1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है एंड रिलेशन इज R। तो इसके बाद मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा z1 कॉमा z2 बिलोंग कर रहा है तो z2 कॉमा z1 भी बिलोंग करेगा, और इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो इसके बाद हम कह सकते हैं जो मेरा रिलेशन R है दैट इज डिविजिबिलिटी बाई 2, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब स्टेप 3 है हमारे पास कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो स्टेप 3 है अपने पास ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है एंड b, c बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे लेट a, b, c, z1, z2, z3 ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास 3 मेंबर्स हैं इंटीजर्स के और z1, z2 रिलेशन को बिलोंग करता है एंड z2, z3 रिलेशन को बिलोंग करता है। अब हमेशा ध्यान रखना ये दोनों मेरी कंडीशंस है, मतलब पहले मुझे ये चाहिए कि z1, z2 बिलोंग करना चाहिए एंड z2, z3 बिलोंग करना चाहिए। सपोज ये बिलोंग कर रहा है बट ये है ही नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है कि z2, z3 एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम विदाउट चेकिंग ट्रांजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तो चेक करने की कोई बात ही नहीं रही। हम क्या बात कर रहे हैं कि z1, z2 बिलोंग करता है एंड z2, z3 बिलोंग करता है। ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है मतलब z1 माइनस z2 का मॉड इवन है और साथ में z2 माइनस z3 का मॉड इवन है। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि z1 माइनस z2 मेरा डिविजिबल बाय 2 है, तो इसको मैंने 2m1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया z2, z3 इज इक्वल टू 2m2, जहाँ पे m1 एंड m2 इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं इस वाले मॉड को इधर ले जा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m1 और यहाँ पे z2 माइनस z3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m2। अब इस इक्वेशन को सपोज मैंने फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड डाल दिया, तो यहां से अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी विल गेट z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3 एंड इस साइड प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ z2 से z2 कैंसिल एंड z1 माइनस z3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब ये कोई नंबर होगा, m1 कोई इंटीजर है, m2 कोई इंटीजर है। हमें पता है जो एडिशन होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, मतलब एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करेगा। अब m1 और m2 मेरे इंटीजर्स है, तो जब मैं दो इंटीजर को ऐड करूंगी वो वापस एक इंटीजर आ जाएगा। से m belongs to z and m is equal to m1 plus n। तो अब ये वाला जो प्लस माइनस है वो मॉड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगी कि z1 माइनस z3 का मॉड इज ट्वाइस ऑफ m। इसका मतलब क्या हुआ कि z1 माइनस z3 का मॉड इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब हुआ कि z1 और z3 इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बट ये डेफिनेशन तो ट्रांजिटिविटी की हो गई कि a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है, तो a, c बिलोंग करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं जो रिलेशन r है वो मेरा ट्रांजिटिव है। किस पे? इस सेट z पे। आप a लिख सकते हो बट मैं इसको z ही मान रही हूँ अभी के लिए। तो यहां से हो गया जो रिलेशन r है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस पे? z पे, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। हमें तीनों के सेपरेट प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव कैसे है, वो सिमेट्रिक कैसे है एंड वो ट्रांजिटिव कैसे है। अब सपोज क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे क्लास निकालनी है 3 की, क्लास ऑफ 3। क्लास ऑफ 3 मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो 3 से कनेक्टेड है। कनेक्शन को आप ऐसे लिखा सकते हो, या तो 3 रिलेटेड टू x है सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट z। एक बार आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं। बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इस रिलेशन पे बेस्ड, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो कनेक्टेड हैं 3 से। 3 से कनेक्टेड है मतलब या तो वो 3, a होंगे, 3, x होंगे, भी हमने x लिया है, या फिर x, 3 होंगे। बट इन दोनों का मतलब सेम नहीं हुआ।
हमने अभी तो बोला ना कि अगर 3, x बिलोंग करता है तो x, 3 बिलोंग करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3, x बिलोंग करता है या फिर 3, x बिलोंग करता है, दोनों का सेम मतलब है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि 3, x बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब रिलेशन को कैसे बिलोंग करता है कि 3 - x का मॉड मेरा इवन हो। अब 3 - x का मॉड मेरा इवन होगा, इसका मतलब ऐसे x एग्जिस्ट करेंगे कि मेरा 3 - x को मैं 2m लिख सकती हूँ। डेफिनेशन तो यही कहती है कि कोई नंबर इवन है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर को मैं 2 × m लिख सकती हूँ, जहाँ पे m मेरा इंटीजर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो 3 - x का मॉड है या फिर 3 - x है वो ±2m है। मैंने मॉड हटा दिया और मैं उसको उधर ले गई। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा 3 - +2m = x। मतलब जो x की वैल्यूज है वो कैसी होगी? 2m -+3। और यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं कि जो मेरा m है वो एक इंटीजर होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकती हूँ, प्लस का 2m प्लस का 1 प्लस का 2, पहले 2 लिख देते हैं। अब ये दोनों साथ में कंबाइंड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2m + 1 ± 1। अब m कोई इंटीजर है तो m + 1 भी कोई इंटीजर होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मेरा होगा 2n + 1 टाइप का। ऐसे नंबर्स जिनको मैं 2m + 1 लिख सकती हूँ। अगर ऐसा नंबर सिर्फ 2n तक होता कि x = 2n, इसका मतलब x मेरा कोई इवन नंबर होता, बट 2 × n करने पे इवन आएगा एंड उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो वो ऑड हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो x है वो मेरा सेट है ऑल ऑड नंबर्स। मतलब जो x है उसमें एलिमेंट्स आएंगे, कैसे आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, + भी साथ में लिख देते हैं क्योंकि नेगेटिव्स भी तो आ सकते हैं, और आगे डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब है कि क्लास ऑफ 3 में सारे मेरे ऑड नंबर्स आएंगे। मैं + क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी कंसीडर्ड होंगे। आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के पेपर में आपने देखे होंगे कि सिंगल मार्क्स का आ जाता है, कोई भी रिलेशन गिवन है और उसमें पूछ लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो इसमें हमें बस इतना बताना होता है कि ऐसे एलिमेंट जो इस 3 से कनेक्टेड है। अगर सपोज यहाँ पे कोई इवन नंबर होता, लेट्स से 2 होता, तो यहाँ पे आ जाता क्लास ऑफ ऑल इवन नंबर्स। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे होगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब आप डायरेक्ट बस इतना लिख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है रिलेशन R, और A और B तब रिलेटेड है जब A मेरा B से छोटा हो या फिर इक्वल टू ऑन R। इस R का मतलब है रियल नंबर्स। जब भी आपने कभी देखा हो कि 2 डंडियां लगी हुई है ऐसे ऐसे, तो वो स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। ये होता है रियल नंबर्स के लिए, ये होता है इंटीजर्स के लिए, ये होता है नेचुरल नंबर्स के लिए। यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डंडी है, तो ये कोई भी आर हो सकता है। एंड अभी स्पेसिफिकली ये रिलेशन के लिए, तो हम देख रहे हैं ऐसा रिलेशन जिसमें पहले वाला एलिमेंट या तो छोटा हो या फिर इक्वल टू हो दूसरे वाले एलिमेंट के लिए। हमें ये बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सेम ही स्टेप्स चलेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 होगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब हमें कोई भी एलिमेंट लेना है इस वाले रिलेशन का, मतलब इस वाले सेट का, तो हम बोल देते हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, कि कोई भी एलिमेंट है, आर मेरा बहुत बड़ा कोई सेट है, उसमें से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ए मेरा छोटा होता है या इक्वल टू होता है ए के। ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर गई ना ये इनइक्वालिटी,
क्योंकि हम मुझे पता है a और a इक्वल होते हैं, मतलब a मेरा लेस देन या फिर इक्वल टू है a के। इसका मतलब a, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। क्यों? आप कोई भी एक नंबर सोचिए, फॉर एग्जाम्पल 4 ले लिया। अब मैं कह सकती हूँ ना कि 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये वाली इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो रही है। मैंने और एक ले लिया 3.8 लेस देन इक्वल टू 3.8, और मैंने पाई ले लिया, पाई लेस देन इक्वल टू पाई। तो सारे एलिमेंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा रिलेशन R है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव ऑन R। ये R रिलेशन के लिए है और ये R रियल नंबर्स के लिए है, कि मेरा जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो b, a बिलोंग करना चाहिए। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4, 5। क्या 4, 5 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? साफ साफ पता चल रहा है कि 4 मेरा छोटा है 5 से, मतलब 4, 5 इस रिलेशन को बिलोंग करता है। बट अगर मैं इनके एलिमेंट्स को घुमा दूं कि 4 की जगह पे 5 लिख दिया, 5 की जगह पे 4 लिख दिया, तो वो हो जाएगा मेरा 5, 4। क्या 5, 4 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? मतलब क्या पहले वाला एलिमेंट या तो छोटा है या फिर इक्वल टू है दूसरे वाले एलिमेंट के? हम देखते हैं नहीं, कि 5 छोटा ना तो छोटा है ना तो इक्वल टू है। तो इसको हम लिखेंगे कि 5, 4 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन R है वो मेरा सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक ऑन R। आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम प्रूफ करते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, तो उसके लिए हम जनरल प्रूफ देते हैं एलिमेंट लेट करके। बट जब हम डिस्प्रूव करते हैं तब हम हमेशा कोई एक एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल हमने ऐसे दिया कि a, b तो है बट b, a नहीं है। तो ये एक नोट लिख लीजिएगा, हम प्रूफ करते हैं जनरल प्रूफ देके और डिस्प्रूव करते हैं एग्जाम्पल्स देके। ये आपको बहुत जगह यूज आया होगा। मैथ्स में ये बहुत चीज फंडामेंटल है कि प्रूफ दे रहे हो तो जनरली प्रूफ दो, और अगर डिस्प्रूव कर रहे हो तो एग्जाम्पल दे दो कोई। बहुत इजी होता है एग्जाम्पल्स ढूंढना, बट कभी कभी मुश्किल भी हो सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b है। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एंड a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। इनके प्रूफ्स आप हमेशा ध्यान रखना कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। एंड अगर वो कोई नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल्स काफ़ी पेपर में आप ढूंढने बैठोगे तो बहुत मुश्किल होगा ढूंढना। तो एक बार आप ट्राई करना खुद इनके एग्जाम्पल्स ढूंढने का। जहाँ से हमने कह दिया कि जो मेरा R है वो सिमेट्रिक नहीं है, अब तो चेक करने की बात ही नहीं हुई। इक्विवेलेंस रिलेशन तो वो होता है ना जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो। ये तो एक पे ही खत्म हो गया, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट हम फिर भी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं कि ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये बता दो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर मेरे कोई 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट को बिलोंग करते हैं, तो a, b, c बिलोंग्स टू द सेट R, और a, b रिलेशन को बिलोंग करता है और b, c रिलेशन को बिलोंग करता है। अब a, b रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब कि a मेरा या तो छोटा है या फिर इक्वल टू है इस b के। नेक्स्ट, b, c इस रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब या तो मेरा b इक्वल है या फिर छोटा है c के। अगर मैं अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं
तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी, गिवन दैट ये लेस देन इक्वल टू दोनों साइड है। तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी लेस देन इक्वल टू b प्लस सी। दोनों साइड b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू c। बट ये डेफिनेशन तो मेरी ट्रांजिटिव की थी कि अगर a कॉमा b कर रहा है एंड b कॉमा c कर रहा है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ a कॉमा c इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। मतलब a कॉमा b बिलोंग कर रहा है, b कॉमा c बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा c बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन R है वो मेरा ट्रांजिटिव है। किस पे? ऑन द सेट R। तो हमने देखा ये जो एग्जांपल है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है वो हम तभी बता सकते हैं कि अगर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इसमें हम इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड क्वेश्चन नंबर 2nd, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2nd, 4th, 5th एक रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू b, एक है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एंड एक है a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। सब R पे ही है, रियल नंबर्स पे बात चल रही है। ये आप क्वेश्चंस ट्राई करना, हमने इनमें से एक कर दिया है और बाकी देखना आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी में दिक्कत आ रही है या फिर किसी के एग्जाम्पल्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है। हम स्पेसिफिक वो वाले क्वेश्चंस वापस करा देंगे। थैंक यू।